फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर हो गया था। इनफैक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारा एक दूसरा घर जैसा हो गया था और टीचर्स सारे मतलब गार्जियन की तरह, बड़े भाई की तरह सबने सपोर्ट किया। इनके रिजल्ट्स आए थे तो मैं इनके लिए तो नहीं कॉल किए, इनके पेरेंट्स कॉल करे, बहुत सारे लोग कॉल करे, लेकिन मैं उन बच्चों पे भी मेरा जो कॉल जाने लगा या उनसे भी जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं गया था। 2 साल में मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए और उसका तो 100% क्रेडिट मैं सर को ही देती हूँ। अभी मुझे लगता है कि कोटा नहीं जाने का डिसीजन जो था वो सही था, बेटर था। सिलेक्शन तो हम पहले भी देते थे, लेकिन अब आचार्य ने ये भी प्रूव किया है कि आप अगर अच्छे हो पढ़ने में तो आपके लिए प्लेस मैटर नहीं करेगा, आपको यहीं पर भी वो रैंक आप आराम से प्रोवाइड किया जा सकता है। तो अगर आप भी हैं नीट और जेई जैसे ही एग्ज़ाम के एस्पिरेंट और आप जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से इन एग्ज़ाम्स के टॉपर इन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियां करते हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है आप लोगों ने, जहां आज हमारे साथ हैं आचार्य इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर संदीप द्विवेदी सर। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के 2024 के नीट टॉपर्स सृष्टि और गुंजन। तो सबसे पहले मैं सृष्टि से जानना चाहूँगा कि सृष्टि और गुंजन, आप दोनों ने 10th में 95+ 96% स्कोर किया है। तो उसके बाद अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी फैमिली में या फिर हमारे ही मन में ये आने लगता है कि यार छत्तीसगढ़ में पढ़ने के लिए उतना स्कोप नहीं है। तो अगर आपको नीट या जेई जैसे एग्जाम्स की तैयारियां करना है तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखता है कि या तो आप छत्तीसगढ़ के बाहर चले जाएं या छत्तीसगढ़ में ही बिलासपुर को छोड़ के किसी दूसरी सिटी में कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढें। तो आप लोगों को आचार्य इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या दिखा कि आप लोगों ने तय किया कि यार बिलासपुर में रह के ही और आचार्य इंस्टीट्यूट में रहकर ही नीट और अपने एग्जाम्स की तैयारियां करनी है? तो सर पहले जब मैं 10th में थी तब मेरा पर्सनली बहुत मन था कि मैं कोटा जाऊँ या फिर छत्तीसगढ़ में अगर रहूँ तो मैं भिलाई से पढ़ूँ, यहाँ रह के ना पढ़ूँ। उसके 2 रीजंस थे। पहला तो ये था कि बिलासपुर में मुझे उतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स कैसे हैं, अच्छे हैं नहीं है। और दूसरा रीज़न मेरा ये था कि मैं घर में रह के नहीं पढ़ना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आप घर में रहोगे, फैमिली के बीच में रहोगे, तो उस केस में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, तो उसमें पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। बट फिर घर वालों ने मना कर दिया कि अभी तो बाहर नहीं जाना है, 2 साल यहीं पढ़ो, उसके बाद फिर देखते हैं। तो उसके बाद हमने सर्च करना थोड़ा स्टार्ट किया। तो हमने जो हमारे कॉन्टैक्ट वाले थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनसे हमने कॉन्टैक्ट किया। तो सर की एक स्टूडेंट रही है, उनके थ्रू हमको आचार्य इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला था। तो तब फिर हम लोग सर से मिले, कोचिंग हम देख कर आए, तब फिर मैंने एडमिशन लिया। और अभी 2 साल बाद मैं ये रिव्यू देना चाहूँगी कि जैसे कोटा में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जैसे टेस्ट सीरीज़ है, टीचर्स है, सब कुछ आपको वैसे यहाँ भी प्रोवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है, हमारे 11th में हर 15 डेज़ में हमारे टेस्ट चलते थे और 12th में हमारा ऑल्टरनेट संडेज़ पे टेस्ट होता था। मतलब एक संडे हमारा 11th का टेस्ट होता था और एक संडे हमारा 12th का टेस्ट होता था। उसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट हमने लगभग 150 टेस्ट हमने दिए हैं। तो कहीं से किसी चीज़ में कोई कमी नहीं रही है। इसके अलावा टीचर्स हैं, तो टीचर्स से हम जब चाहे डाउट्स पूछ सकते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, वो हमें बहुत अच्छे से गाइड कर देते हैं। तो ऐसा कोई भी फैक्टर मुझे पर्सनली नहीं लगता कि हमको हमारा शहर छोड़ के बाहर जाना पड़े जिससे हमको कुछ बेनिफिट हो। सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं हमको यहाँ पे मिल रही है। तो इसलिए अभी मुझे लगता है कि कोटा नहीं जाने का डिसीजन जो था वो सही था, बेटर था। मुझे सेम क्वेश्चन मैं आपसे भी करना चाहूँगा कि आखिर आपने भी क्यों डिसाइड किया कि मेरे इस गोल के लिए आचार्य इंस्टीट्यूट ही एक परफेक्ट इंस्टीट्यूट है? बेसिकली रिजल्ट्स तब नहीं आते हैं जब हम किसी रेप्यूटेड या फिर पुरानी सी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं। रिजल्ट्स तब आते हैं जब हम खुद हार्ड वर्क करें और उस पर हमें अच्छे टीचर्स मिले, अच्छी गाइडेंस मिले और अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाए। और अगर ये सारी चीज़ें मुझे यहीं पे ही अवेलेबल हो गई आचार्य इंस्टीट्यूट में, तो मुझे बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इनफैक्ट सारी टेस्ट सीरीज, सारी गाइडेंस, लेक्चर्स, सब कुछ हमें क्वालिटी नीट ओरिएंटेड अवेलेबल हो पाई, जिसके कारण जो कंसेप्ट्स है वो सारे क्लियर हुए, अंडरस्टैंडिंग हुई, डाउट्स वगैरह भी सारे क्लियर हुए और एक पर्सनल इंटरेक्शन रहा सारे टीचर्स के साथ, जो कि यूजुअली बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अवेलेबल नहीं हो पाता है, जहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। मेरा एक क्वेश्चन है जैसे आप लोगों से कि ज़्यादातर जो मेरे को फील हुआ है कि एस्पिरेंट तो सब होते हैं, इतने सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैटर करता है कि टॉपर्स दे रहे हैं, ये नो डाउट एक प्राउड मोमेंट है,
लेकिन एक रेशियो रिजल्ट भी मैटर करता है। रेशियो रिजल्ट का मतलब है कि आप कितने बच्चे पढ़ा रहे हो, कितने बच्चे सेलेक्ट कर रहे हो। हमने इस साल आचार्य इंस्टीट्यूट में, ये तो मैं इन्फॉर्मेशन देता था कि इस साल हमारा रेशियो बहुत अच्छा रहा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट 3 ईयर। तो हमारा 3 साल का ही हो कुछ, लेकिन हमने बहुत अच्छे रेशियो में रिजल्ट दिए हैं इस साल। आप लोगों से क्वेश्चन है कि जब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी एस्पिरेंट है, तो लास्ट का जो 2-3 मंथ होता है, वो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो लास्ट के 3 मंथ बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर आती हैं। वो लास्ट के 3 मंथ आप लोगों ने कैसे मैनेज किया जो है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर गुंजन बताओ, लास्ट के 3 मंथ में आपका देखो, एक तो मैंने देखा है कि आपने कैसे मैनेज किया, एक जो आपने फील किया कि यार ये होता है, हाँ वो मैं ज़रूर एक बार बताएं। और वैसे सारी चीज़ें बताएं, क्योंकि मैं फील किया लेकिन मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता, तो स्टूडेंट्स को जानना। सर जैसे बेसिकली नीट की जो प्रिपरेशन है वो कह सकते हैं 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला कि हम 2 साल में क्या पढ़ते हैं, दूसरा कि हम लास्ट के 3 मंथ्स में कैसे उन चीज़ों को रिवाइज करते हैं और टेस्ट देते हैं, और तीसरा कि हम एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो उस समय हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है कि हम उसे अप्लाई कर पाएँ। तो ये तीनों ही फेसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो लास्ट के 3 मंथ्स वाला फेज़ है उसमें हमें पूरा सिलेबस रिविजन करना होता है, जो कि ख़त्म हो चुका होता है सिलेबस पहले, तो उसका रिविजन करना होता है। और अगर रिविजन अच्छे से नहीं हुआ तो वो एग्ज़ाम टाइम पे रिकॉल नहीं हो पाएगा। तो रिविजन करने के साथ साथ टेस्ट सीरीज देनी होती है, और टेस्ट में कई बार अच्छे नंबर आते हैं तो कई बार लो नंबर्स आते हैं, और जब लो आते हैं तो हमें यही लगता है कि नीट में भी ऐसे ही आने वाले हैं। तो वो काफ़ी डिमोटिवेटिंग मोमेंट होता है, लेकिन उस पर आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, बिलीव बनाए रखा, और जो ट्रस्ट वगैरह होता है वो एक मोटिवेशन देता है कि हाँ अच्छा करना है। तुम्हारे आंसर जो होने चाहिए उस पर एक क्वेश्चन और ऐड है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, कभी भी किसी सब्जेक्ट के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को कितने अटेम्प्ट लेने चाहिए, क्योंकि नीट का जो पैटर्न है, नीट के पैटर्न के हिसाब से हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को लेकर कितने अटेम्प्ट लेने चाहिए, या कैसे उसको जो है हैंडल करना चाहिए? सर जैसे फिजिक्स की बात है तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एक होता है कि आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें कॉन्सेप्ट तो शायद बहुत ईजी है लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत लेंथी है। तो जैसे आपको एक चीज़ निकालनी है, फिर उसका यूज़ करके कोई दूसरी चीज़, तीसरी, ऐसी। तो अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो आपको नो डाउट जब तक नहीं बन रहा तब तक आप बनाना चाहिए आपको, और अगर फिर भी दिक्कत है तो आप टीचर से कंसल्ट कर लें। लेकिन अगर वो क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला है तो लास्ट के 3 महीने ऐसे होते हैं कि कैलकुलेशन पे आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तीनों सब्जेक्ट में तो कोई भी आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप बस क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा वो सोचो, पीछे उसका सॉल्यूशन देख लो और मूव ऑन करो। लास्ट के 3 मंथ्स में मैंने तो यही किया। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमने जान लिया गुंजन से और शशि से कि आखिर उनका क्या रीज़न था कि वो आचार्य इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आपने भी कोटा में खुद रहकर पढ़ाई की है, तो आपका क्या एम था कि खुद कोटा एक्सपीरियंस करने के बाद बिलासपुर के स्टूडेंट्स को हम कैसी सर्विसेज दें कि उनको कोटा जैसी जगहों पे या फिर कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और वो अपने होम टाउन में रहकर ही सेम क्वालिटी की एजुकेशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं? देखिए क्या होता है कि मैं जैसे कोटा में, नो डाउट मैं तो कोटा में जो है 1 साल रहा हूँ, 1 साल प्रिपरेशन किया था। मैं ड्रॉप लिया था तब जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करता था, और स्टिल उसके बाद मैंने टीचिंग भी वहीं से स्टार्ट की थी। तो दोनों टाइप के एक्सपीरियंसेस मुझे रहे हैं, पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कहीं भी, नॉट ओनली दिस प्लेस की कोटा, या आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, कोई भी प्लेस कहीं से ख़राब नहीं होता। हमारे यहाँ भी बच्चे बाहर से आते हैं, बहुत से, प्लेस मैटर नहीं करता, टीचर्स और इंस्टीट्यूट मैटर करता है। तो वो प्लेस कहीं से कोई ख़राब नहीं है, बस मैटर ये इस बात का है कि जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो एग्ज़ाम के लिए आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती है वो होता है आपका टाइम, और दूसरा जो मुझे लगता है वो होता है हेल्थ। हेल्थ में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, उसमें एक आता है कि आप जो है स्ट्रेस कितना ले रहे हैं, फैमिली से दूर रहे हैं तो उसका एक अलग स्ट्रेस लेवल रहता है। कभी कोई भी कंडीशंस रहते हैं, जब आपके बताए, जैसे बच्चों बताए कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो अप्स एंड डाउन में आपके साथ कितने लोग हैं अवेलेबल, ये मैटर करता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें
एक अपने घर के पास में नियर अबाउट अगर चीज़ें मिल जा रही हैं तो मेरे ख्याल से इससे बेटर आप किसी भी एजुकेशन इंडस्ट्री में हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो मैंने भी जब मैं यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया बिलासपुर में लगभग 2016 से हूँ, तो 2016 से लेकर अगर इस रेंज में मैंने पूरा जो है यहाँ पे जो है पढ़ाया है, तो इसमें मैंने एक चीज़ें जो ऑब्ज़र्व की थी कि जब स्टार्ट किए थे तो यार जो कोई भी अगर शहर है तो वो हर चीज़ एक बार में अडॉप्ट नहीं करता है। तो मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने देखे थे डिफरेंट चैलेंजेस थे, तब नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स भी यहाँ पे कम थी। तो लेकिन मैंने उसमें एक पॉजिटिव चीज़ क्या देखा, बच्चे बहुत अच्छे मिलते, मतलब बच्चे बहुत अच्छे थे। तो बच्चे आते थे तो अगर वो यहीं पे रुक रहे हैं तब भी उनका हो सकता है उस लेवल पे रिजल्ट नहीं आ रहा है, नहीं रुक रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं तो भी वही बात आ जाएगी क्यों जा रहे हैं। तो मैंने जब इस पर वर्क करना शुरू किया तो मैं अपने लेवल पे तो 100% रिजल्ट देने के लिए ही ट्राई किया, लेकिन वो 100% रिजल्ट कभी कन्वर्ट नहीं हुआ। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाए, फिर जब आचार्य को ओपन किया तो मैं इन सारे एक्सपीरियंसेस को एक जगह कलेक्ट किया कि कितना ज़्यादा, देखो हम 100% परफेक्शन तो नहीं दे पाए लेकिन कितना ज़्यादा हम क्लोज टू 100% जा सकते। तो मैंने इन सारे एक्सपीरियंसेस को एक जगह यूज़ करके ट्राई किया कि इसको रिजॉल्व किया जाए, और रिजॉल्व करने में बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। एजुकेशंस की क्वालिटी, जो कि बिना उसके तो हम कोई इंस्टीट्यूट का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, क्वालिटी मेंटेन करना, क्वालिटी के साथ सिस्टम, सेफ्टी, सारी चीज़। और अब तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये हो गया है कि आपके पास जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हों तब उस सिस्टम को कितना ईजी तरीके से आप रन कर सकते हो। तो टाइम के साथ ये सारे अपग्रेड होते रहते हैं, और मैं थैंक्स बोलूँगा जो है गुंजन सृष्टि जैसे बच्चे का, जो गुंजन सृष्टि, माहिर, आदित्य, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे हैं जिन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है कि हमको जो है यहीं पर वो लेवल पे क्वालिटी मिल रहा है कि हम इस लेवल का भी रैंक दे सकते हैं, जो कि पेरेंट्स ड्रीम करते हैं कि हम बाहर अगर जाएंगे तो हमको सिंगल डिजिट रैंक या इस टाइप की रैंक मिले। तो सिलेक्शन तो हम पहले भी देते थे, लेकिन अब आचार्य ने ये भी प्रूव किया है कि आप अगर अच्छे हो पढ़ने में तो आपके लिए प्लेस मैटर नहीं करेगा, आपको यहीं पर भी वो रैंक आप आराम से प्रोवाइड किया जा सकता है। सर काफ़ी देर से मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, हमने उनसे उनके रिएक्शन के बारे में जान लिया, उनके पेरेंट्स के रिएक्शन के बारे में भी जान लिया। ऑनलाइन हमने एक वीडियो देखा जिसमें आपने जब गुंजन का रिज़ल्ट आया था तो उसके घर जाके उसको सरप्राइज़ दिया था बाजा सब गानों के साथ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो तो आपका सेकंड रिएक्शन था, जब आप प्रिपेयर हो गए मेंटली, आपने उस चीज़ को ले लिया कि मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे ने इतना अच्छा रिजल्ट किया है। पर आपका जो पहला रिएक्शन था, जैसे ही आपको पता चला कि गुंजन और सृष्टि का इतना अच्छा स्कोर है, खासकर आपके सब्जेक्ट में 100% उन्होंने स्कोर किया है, तो वो पहला रिएक्शन आपका कैसा था? ऐसा होता है कि मैं जो है ये रिएक्शन हमेशा मिक्स ही होता है मेरे लिए, पता नहीं क्यों। मतलब ये मेरी लाइफ में ऐसा है कि मेरे साथ हमेशा मिक्स हो जाती हैं सारी चीज़ें। जब मैं रिजल्ट नहीं आया था तब तक ऐसा था कि काश ऐसे रिजल्ट्स आ जाए, काश ऐसे रिजल्ट्स आ जाए। जब इनके रिजल्ट्स आ गए तो अंदर से तो बहुत प्राउड फील हुआ, और पहले ही हमको पता चल के हम कैलकुलेट तो कर चुके थे कि 180 आ रहा है। तो लेकिन मिक्स रिजल्ट, मिक्स इमोशन की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यार मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो अगर मेरे क्लास में 60 बच्चे बैठे हैं तो मेरे को 60 चेहरे दिखते हैं। तो मैं उस समय हैंडल करने में और कहीं चला जाता हूँ कि जब इनके रिजल्ट्स आए थे तो मैं इनके लिए तो नहीं कॉल किए, इनके पेरेंट्स कॉल करे, बहुत सारे लोग कॉल किए, लेकिन मैं उन बच्चों पे भी मेरा जो है कॉल जाने लगा, या उनसे कि जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं गया था। तो वो मिक्स हो जाता है अपने आप जो है। और पर्टिकुलर अगर सिर्फ इस रिजल्ट पे बात किया जाए तो नो डाउट एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था, क्योंकि अगर टीचर वर्क कर रहा है और उसके बाद वो रिजल्ट कहीं ना कहीं बच्चा का ले आके दे रहा है तो लगता है कि हाँ ये वर्थफुल रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं उस समय को एक्सप्लेन ऐसे तो नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए मुझे थोड़ा इमोशनल था, मैं आंखों में आंसू भी था एक समय पे कि लगा कि हाँ चलो कुछ कर दिखाया हमने भी, क्योंकि हमारे लिए जो चैलेंजेस थे वो बहुत अलग थे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मतलब इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि आज 25 साल 30 साल से इसी फील्ड में हैं, और मैं लास्ट के 3 ईयर्स से इस पे वर्क कर रहा हूँ और उस लड़ाई को लड़ रहा हूँ कि कहने पर कि नहीं भाई मैं अलग मेथड से भी उसी अलग मेथड से भी मैं उसी पाथ पर न जाते हुए भी उस रिजल्ट तक पहुँच सकता हूँ। और वो करने में जो है अलग अलग चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट किया गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक रिजल्ट्स आया। तो ये रहता है हमेशा, और आने वाले समय में भी आचार्य हमेशा डिफरेंट मेथोलॉजी पे ही भरोसा करता है। और डिफरेंट मेथोलॉजी का यहाँ मेरा मतलब ये है कि आप कम पैसे में
और साथ साथ में एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ, क्योंकि आचार्य में आप अभी एक्टिविटीज़ भी देखेंगे तो हर टाइप की एक्टिविटीज़ रहती हैं। हम अभी एक कल्चर इवेंट भी करा लेते हैं, कभी कोई फेस्टिवल होता है उसको भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि लाइफ में हम सिर्फ ये ना सोच के जाएं कि हम पढ़ाई ही कर रहे हैं। हम अगर एक एनवायरनमेंट रखेंगे तो कहते हैं ना, वाइब्स अच्छी होती है तो पढ़ाई हमेशा अच्छी होती है। तो ये एक रहा है हमेशा। और मेरे लिए उसी दिन बहुत अच्छा, एकदम कह सकते हैं ना कि एकदम 100% खुश होकर मैं जो है बोल सकता हूँ कि रिजल्ट बहुत अच्छा दिया हूँ, जिस दिन वो रेशियो जो है बहुत बढ़ जाए। क्योंकि हर बच्चे, क्योंकि यार वो आप भी कभी देखोगे कि वो बच्चा जो सेलेक्ट नहीं होता है उसका भी दुख उतना ही होता है, तब उनको भी हैंडल करना पड़ता है। तो मिक्स रिव्यू ही रहता है। सर आपकी बात सुन के मुझे पर्सनली काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि एक अच्छी टीचर की निशानी यही है। अक्सर हम टॉपर्स की बात करते हैं, पर जिन टॉपर्स 6-7 होते हैं, पर 60 बच्चे और भी ऐसे होते हैं जिन्होंने तैयारी उतनी की है पर रिजल्ट वैसा डिलीवर नहीं हो पाया। और एक ही टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छों की तारीफ़ करें, तो साथ ही साथ जिनसे नहीं हो पाया या कुछ मार्क्स से वो चूक गए तो उनका भी ध्यान आप रखें कि आखिर उन्होंने भी उतने ही लगन से तैयारी की थी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एज अ डायरेक्टर भी और एज अ टीचर भी आपकी स्टूडेंट्स के प्रति तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ ही साथ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है स्टूडेंट्स के पेरेंट के प्रति। तो आप डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनसे भी, तो उनका रिएक्शन कैसा था जब आपने उनको, आप मतलब क्या उनका रिएक्शन था? आपको क्या उम्मीदें थी उनके बच्चों से, और उन्होंने जब डिलीवर किया तो आपने क्या देखा? उनके चेहरे पे कैसी चमक थी जब सृष्टि और गुंजन ने ये कर दिखाया था? तो पेरेंट्स कभी भी जो है अगर लाइफ में, चाहे मेरे पेरेंट्स हो, चाहे किसी भी बच्चे के पेरेंट्स हो या आपके पेरेंट्स हो, लाइफ में वो सब ज़्यादा खुश तभी होते हैं जब उनका बच्चा कुछ करता है। तो उससे बड़ी चीज़ तो उनके लिए कुछ लाइफ में है नहीं। तो मैंने तो बहुत पेरेंट्स को देखा है यार कि वो मेरे केबिन में रो भी दिए हैं ना। तो इन लोग को भी कभी पता भी नहीं होगा कि इनके जो पेरेंट्स या कभी मिलते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट के जो पेरेंट्स आते हैं और वो रो देते हैं। हाँ, किस बात से? कभी खुश होकर, कभी कुछ परेशानियों की वजह से। तो जब इनके भी रिजल्ट्स आए थे ना, तो मैं पेरेंट्स से मिला, फ़ोन किए, कुछ लोग पेरेंट्स ने कॉल किया, सर आप, मतलब वो वर्ड नहीं बोल पा रहे हैं, सर आपको भी कांग्रेचुलेशन, आपने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। लेकिन एक वर्ड था ना कि उस समय वो दिख रहा था, उनके फीलिंग्स में दिख रहा था कि नहीं यार, कि हम जो है जहाँ पे दिए थे एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिला है। और पेरेंट्स का यार मुझे लगता है कि उनके लाइफ में उनके बच्चे ही सब कुछ होते हैं। तो वो कह सकते हैं कि जो है अगर आपने उनके लिए कुछ करना है तो आप सिर्फ यही करो कि कुछ उनको सोसाइटी अचीवमेंट्स दे दो। और ये सोसाइटी अचीवमेंट्स है कि आज इनके पेरेंट्स या जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके पेरेंट्स भी रहते हैं, तो उनको 4 लोग बोलते हैं कि आप अच्छा इनके पापा हैं, इनके मम्मी हैं। तो इस तरीके जब अगर आप बच्चे के नाम पे जाने जाते हो तो उससे बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। तो पेरेंट्स का हमेशा, और जैसे गुंजन के पेरेंट्स हैं तो इनसे मेरा पहले से बहुत कनेक्टिविटी अच्छी रही। एक तो सर भी टीचर ही रहे हैं तो अच्छा रहा। तो उनसे तो मतलब ऐसा है कि मैं उनको थोड़ा वैसे ही मानता हूँ, बड़ा भाई जैसे भी मानता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ बताते भी रहते हैं, सर ऐसा ऐसा। तो जब वो फ़ोन किए तो मेरे बोले कि सर मुझे तो पहले भी भरोसा था, आपने बस भरोसे को कायम रखा। सृष्टि के पेरेंट्स हैं तो हम घर ही गए थे तो वहाँ पे मिले थे। एक्चुअली सृष्टि के बारे में बता दो, सृष्टि के पेरेंट्स में से और पहले से इसलिए कनेक्टेड है, उनका भाई है वो IIT में है, अभी IIT निकाल चुका। तो वो IIT की प्रिपरेशन किया था, तो मैं ही पढ़ाया था उसको, तो उस समय से मैं जानता हूँ। तो इनके भी पेरेंट्स जैसे हैं, तो पेरेंट्स हमेशा कहते नहीं कि वो दिल की बातें बोलते हैं, तो दिल से सीधा बोले सर कि मुझे तो था कि सर की जो है कि आप करेंगे। और मतलब वो कहते हैं ना कि वर्ड सुन के कम पढ़ने लगते हैं, तो वैसा रहता है। तो पेरेंट्स का रिएक्शन से यार तो वो वीडियो में ही देखोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ जाएगा। और मेरे लिए हर पेरेंट्स जो है मैटर करता है। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी रहते हैं यार कि जो है जिनको ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स जो है यही रिजल्ट होता है तभी अच्छा है। तो मैं इनके लिए एक मैसेज हमेशा दूंगा कि आप बच्चे के कैलिबर के अकॉर्डिंगली और बिना प्रेशर के वो बच्चा क्या कर रहा है इसको देखते हुए एक्सपेक्टेशंस अगर रखें तो मुझे लगता है कि वो कोलैबोरेशन मिल जाता है बच्चे और पेरेंट्स का कि एक साथ मिलकर रिजल्ट हम दे सकते हैं। कभी कभी वो जो एक कहते हैं अनबैलेंस वे में रहता है कि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा और बच्चा उतना कैपेबल नहीं है। और हमारे लिए क्या प्रॉब्लम रहती है कि हम बोल नहीं सकते ये बात बहुत ज़्यादा कि भाई आप कैसे हम बोल दें कि बच्चा आपका बच्चा उतना कैलिबर, क्योंकि आप बच्चे के सामने बोल दे वो डीमोटिवेट हो गया। पेरेंट्स को बोल देते हम, मैं पेरेंट्स को तो बता देता हूँ
लेकिन फिर भी अगर कभी वहाँ पे हाँ बोल दिए और बैक साइड में घर में जाके फिर बोले तुम कम पढ़ते हो, वो बच्चा ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर फील होता है। और मैं अभी इतने बच्चे संभालता हूँ, इतने इंस्टीट्यूट में है हमेशा, और बच्चे पता नहीं कैसे मेरे से कनेक्ट भी हो जाते हैं कि वाकई बहुत सारी ऐसी बातें बता के जाते हैं जो कि वो अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताते हैं। तो मैंने उनसे ये चीज़ें देखी हैं कि ये होना चाहिए, मतलब ये पेरेंट्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड ऑन होनी चाहिए कि एक्सपेक्टेशन तो सही है, होता है, ये सबका होता है, मेरे मम्मी पापा का भी रहा, लेकिन आप एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करो अपने बच्चे के कैलिबर के अकॉर्डिंगली, तो मुझे लग रहा है और मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें आपके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रहेंगे, उतना भी बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक मिक्स रिव्यू रहना चाहिए। सर, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि घर का इन्वायरमेंट तो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही साथ उतना ही ज़रूरी होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी इन्वायरमेंट। तो हम आचार्य में कैसे उस इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखते हैं जो बच्चों को और ज़्यादा इंस्पायर करे और मोटिवेट करें कि वो जितना कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा करके दिखाते हैं? मुझे लगता है कि मैं जो अपने लाइफ में हमेशा करता हूँ कि डबल फेस मत रखो, मतलब बनावटी मत बनो, नेचुरल लाइफ में रहो, इनसे भी नेचुरल तरीके से बात करो। आप पढ़ा रहे हो तो जो आपके पढ़ाने के तरीके वो भी नेचुरल होने चाहिए। आप अगर, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं वही एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई दे सकता हूँ फोर्स कि इंजन में फोर्स लगता है। अगर मैं सीधा बोल रहा हूँ कि जो है एक बक्सा लेके दौड़ा रहे हो तुम्हें, तो वो ज़्यादा आसान पड़ रहा है ना समझने में। तो आप जितना नेचुरल रहते हो, तो मैं हमेशा अपने टीचर्स को भी बोलता हूँ और जितने भी लोग हैं वहाँ पे, और बच्चों को भी यही समझाता हूँ कि आप नेचुरल रहो, अपने सराउंडिंग्स में जियो। जब सराउंडिंग में जियोगे, अब अभी के हिसाब से आप जियोगे तो आसान पड़ जाती हैं चीज़ें। हम बहुत ज़्यादा जब अपने आप को क्या कहते हैं ना कि थोड़ा से कमर्शियल करने का ट्राई करते हैं या कहते हैं हाइप बनाने का ट्राई करते हैं, तब हम चीज़ों को ख़राब करते हैं। तो बहुत ज़्यादा नेचुरल, तो आचार्य पूरा नेचुरल है इसका। और मैं हमेशा इसलिए क्लास में भी बोलता हूँ, इन लोग बहुत बार बोला कि आचार्य मतलब अनप्लान्ड इंस्टीट्यूट। हाँ, ये मेरा लॉग, मैं कभी ये कोई प्लान्ड इंस्टीट्यूट रहा ही नहीं, ये समय के ज़रूरत के हिसाब से चेंज हुआ है बस। इसका कभी कोई ना तो इसमें कोई प्लानिंग थी कि कोचिंग खोलना ही, मेरा तो कभी प्लानिंग नहीं था ऐसा कि कोचिंग खुला तो उसको उसी के अकॉर्डिंगली मैं इम्प्रूव कराता चला गया कि अभी कितना करना है। तो नेचुरल रखो, तो आचार्य पूरी तरह से नेचुरल है। और जैसा मैं और एक चीज़ ऐड किया था कि वहाँ पे हम ये भी ट्राई करते हैं कि जब क्लास के अंदर हो तो टीचर और स्टूडेंट फ्रेंडली भी रहे, लेकिन एक दायरा भी रहे जिससे दोनों चीज़ें मेंटेन रहे, डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे। वो भी मैं जो है जहाँ तक हो पाता है, हर टीचर उतना परफेक्ट वहाँ है कि वो मैनेज करते हैं। क्लास में जब आप बच्चा वहाँ प्रेजेंट है, जब तक घर जा रहा है तब तक का उसका एनवायरनमेंट कैसा, वो भी मैनेज करना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आप नेचुरल तरीके से मैनेज कर रहे हैं जैसा वो घर पे यहाँ पे, तो बहुत ईजी वे में हो जाएगा। सर, हमने अब तक सुना था सिर्फ कि अनप्लान्ड चीज़ें अक्सर ज़्यादा कारीगरी साबित होती है। आज यकीन हो गया मेरे को इस बात से जब आपने कहा कि आचार्य भी एक अनप्लान्ड इंस्टीट्यूट है, और एक अनप्लान्ड इंस्टीट्यूट होने के बाद भी अगर आचार्य इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो फिर इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। जाने से पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सृष्टि और गुंजन जैसे ही और भी एस्पिरेंट हैं जो नीट और जेईई की तैयारियाँ कर रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज हमने सृष्टि और गुंजन से तो ले लिया है, पर कोई एक आप उनको अगर कोई एडवाइस या अच्छी मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? देखिए, मैसेजेस कभी भी जो है सफिशिएंट नहीं होते हैं कि आप क्या एक मैसेज से काम चल जाए, लेकिन इन जनरल देखो जो बच्चे हमारे आचार्य में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या होता है कि हम डेली कहीं ना कहीं तरीके से कनेक्ट रहते हैं। जो मेरा पर्सनल मानना है वो मैं बता रहा हूँ, ये किसी का ऐसा नहीं कि एक रिव्यू पे, कि कभी भी कोई स्टूडेंट अगर कहीं एस्पिरेंट है और प्रिपरेशन करना चाह रहा है, वो इंस्टीट्यूट में जाना चाह रहा है, तो पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो इंस्टीट्यूट चुनने से पहले मेंटर चुने। हम लोग इंस्टीट्यूट को देख के ना जाके मेंटरशिप पे जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा मेंटर है ना तो वो चीज़ें बहुत आसान कर देता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो बड़े बड़े जितने भी खिलाड़ी भी हैं, अगर देखो वो अपने जो बेसिक कोच होते हैं उनके नाम हमेशा रिफ्लेक्ट करते रहते हैं कि ये रियलिटी है वो, कि जो इंसान आपको लास्ट तक साथ लेके जाता है ना, उससे बड़ा रोल आपके लाइफ में कोई नहीं प्ले कर सकता है। तो मैं हमेशा ही ट्राई करता हूँ, जो कि जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं तो नो डाउट मेरे लिए भी वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी मैं तरीके अलग करके ट्राई करता हूँ कि मैं हर बच्चे से कनेक्ट रहूँ, किसी न किसी तरीके से मैं हर बच्चे से कनेक्ट रहूँ। चाहे वो हमारे छोटे बच्चे हैं, फाउंडेशन जहाँ मेरी क्लास नहीं लगती, मैं वहाँ भी कभी कोई रैंडम ऐसे क्लास लेने चला जाता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि पहला एक वर्ड है कि आप जितना हो पाए उतना ज़्यादा आप क्या करो कि आप एक ऐसा जो है मेंटर सेलेक्ट करो जो आपके साथ हमेशा रहे। मतलब साथ रहने का मतलब है कि आपको हमेशा जब भी ज़रूरत पड़े गाइड रहे, हमेशा अवेलेबल रहे आपके लाइफ।
दूसरी बात है कि आप नीट हो या जेई हो, किसी की भी पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन करते समय पे आपका फोकस सिर्फ इस बात पे होना चाहिए कि एक सीक्वेंस बना लो, तरीके बनाओ पढ़ने के तरीकों में भी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपने जब सीक्वेंस बनाया तो आपको कुछ डिफ़िकल्ट लगेगा, कुछ इजी चीज़ें लगेंगी। तो इजी चीज़ें वैसे भी बोली जाती है पहले पढ़ लो, डिफ़िकल्ट चीज़ों को सेपरेट करो, उस पर वर्क करो। रेगुलर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, रेगुलर नहीं रहते किसी चीज़, तो रेगुलरिटी। दूसरी बात है डिसिप्लिन, और जो मेरे लाइफ का मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक्सेप्टेंसी होनी चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनमें एक इश्यूज आती हैं, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि वो एक्सेप्टेंसी कम रहती है, वो कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं एक बार में, क्योंकि उनको जैसे कभी एक झूठ बोले तो आप उस झूठ को छिपाने के लिए 4-6 झूठ और बोल लेते हो, बल्कि एक बार में अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि जो है तो बात नहीं कर। बस मेरे से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कि मेरे मार्क्स क्लास में मत पूछना, मैं नहीं पूछता हूँ, लेकिन मैं बाहर आके उनको बोलता हूँ कल मैं पूछूंगा। मैं क्यों बोलता हूँ कि पूछें कि अगर वो बच्चा वहीं पे एक बार बता दिया ना मार्क्स, तो उसके लाइफ में हमेशा ख़त्म हो गई वो प्रॉब्लम, वो दोबारा कभी भी उसको क्लास में बताने में दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन उस मार्क्स को छुपाने के लिए वो कितनी बार झूठ बोलता होगा नहीं पता। तो एक्सेप्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर लाइफ में आप एक्सेप्टेंसी रख लो, ये हर जगह एप्लीकेबल है, आप एक्सेप्ट कर लो एक बार में कि चीज़ें हैं। जैसे मैंने लास्ट ईयर के मैं आपको बता दें रिजल्ट्स, तो लास्ट ईयर हमारे यहाँ 577 आई थिंक हाईएस्ट मार्क्स था नीट में। तो हाँ, जब उससे पहले हमारे यहाँ 5 बच्चे थे जो 600 प्लस थे, लेकिन बीच वाला जो कोविड वाला एक बैच एक आया था, तो उसमें हमारे यहाँ मार्क्स कम आए थे नीट में। तो हमको बहुत क्रिटिसिज्म मिला कि प्रमोशन ज़्यादा करते हैं, रिजल्ट्स कम आते हैं, बहुत सारी चीज़। तो मैं चाहता तो मैं उनको वर्ड में बोलता, फ़ोन करके बोलता कि नहीं ऐसा क्यों बोले, लेकिन हमने नहीं बोला, हमने एक्सेप्ट किया उसको, ओपनली बता दिया कि हाँ है। लेकिन मैं उसी दिन एक चीज़ डिसाइड कर लिया था कि अगली बार मुझे बोलना ना पड़े वैसा रिजल्ट दो। तो हमने 1 साल पूरा प्रिपरेशन किया कि हमारे से गलतियां क्या हुई, किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने एक चीज़ जब एक्सेप्ट किया, तब हमारे लिए कॉन्फिडेंस बन गया कि अब हमको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होना, छिपाने की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट ईयर का रिजल्ट सबके सामने है, और ये आने वाले समय में भी ये चीज़ें ऐसी रहेंगी कि बदलाव होते रहेंगे। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है मेरा अबाउट द फिजिक्स, जो कि एक बहुत बड़ा फियर बना के रखते हैं। तो मुझे लगता है कि फिजिक्स के लिए यार सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप वर्ड बोल देते हो कि फिजिक्स टफ है, जो कि आपको हो सकता है कि एक चैप्टर का कोई एक टॉपिक का हो सकता है, उसके अंदर भी सब टॉपिक में कोई एक डाउट है, और वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, तो आप बोलते हो फिजिक्स टफ है। तो आप पहली बात क्या करो, चीज़ों को सेगमेंट में डिवाइड करो कि आपको चैप्टर इतने नहीं आते हैं, या उस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक नहीं आते हैं, तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। पहला वर्ड जो फिजिक्स को अच्छा करने का। दूसरा तरीका है कि लास्ट कैलकुलेशन तक जाओ। आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन लास्ट तक नहीं करते हैं, कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मैथ्स अच्छा नहीं है तो डरते हैं। तो अगर आप क्लास में भी अगर लास्ट कैलकुलेशन तक आप नहीं जा रहे हो, तब भी आप फिजिक्स के क्वेश्चन से दूर हो जाओगे। जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है कि ऐसा लोगों को भी लगता है कि केमिस्ट्री में, बायो में हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, फिजिक्स में एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है। तो आप इन लोग से भी पूछ सकते हैं बात कि मैंने इनको एनसीईआरटी के कितने नोट्स बनवाए हैं, एक लाइंस के नोट्स हैं। तो एनसीईआरटी मस्ट है सबको पढ़ना, और प्रॉपर तरीके से पढ़ें। ज़्यादा ऐसा ना सोचे कि नहीं बिना एनसीईआरटी का हम लोग मतलब नोट्स पढ़ते हैं तो हो जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, लाइन होती है जो हमसे भी मिस हो जाती हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो चीज़ों को कहीं ना कहीं ऐड ऑन किया जा सकता है। तो एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ें। नीट और आईआईटी में यहाँ से थोड़ा सा सेपरेट हो जाती हैं चीज़ें। आईआईटी में आपको थोड़ा सा एक लेवल और मेंटेन करना होता है, तो उसके लिए अलग रेफरेंस बुक्स का यूज़ कर सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए। नीट में आप एक कोई भी प्रॉपर मॉड्यूल और एक रेफरेंस बुक, अगर आपको लगता है बहुत प्रैक्टिस है और एनसीईआरटी को ध्यान रखते हो, सिर्फ नोट्स को पढ़ो, इतना सफिशिएंट है। अगर आप इतना चीज़ें कर रहे हैं फिजिक्स में, तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी अगर सही है तो कोई भी मार्क्स लाना जो है कोई ऐसा इम्पॉसिबल टाइप का नहीं है कि नहीं लाया जा सकता। आप आराम से अगर रेगुलर हैं तो लाया जा सकता है। तो सृष्टि और गुंजन, एक बात और मैं आप लोगों से जानना चाह रहा था। आप लोगों को आचार्य में पढ़ते हुए लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं, तो ऐसी कोई मेमोरी जो आप लोगों को आचार्य की या फिर संदीप सर की याद रह गई हो, कि क्लास में उनकी कोई हैबिट या कोई बात जो उन्होंने आपसे शेयर की थी, जो आप इस प्लेटफॉर्म के मीडियम से हमको बता सकें? सर के साथ एक क्लास में भी एक पर्सनल इंटरेक्शन रहता था सारे बच्चों के साथ, तो वो स्टोरीज भी शेयर किया करते थे अपनी होम टाउन की और अपने बचपन की, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। और बाकी हम स्टार्टिंग से लाइक मॉर्निंग से इवनिंग तक
रुका करते थे कोचिंग में, तो एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर हो गया था। और इनफैक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारा एक दूसरा घर जैसा हो गया था। तो हमें मतलब बड़ी आदत सी हो गई थी वहाँ पे रहने की, वहाँ पे रह के पढ़ने की। और टीचर्स सारे मतलब गार्जियन की तरह, एक बड़े भाई की तरह सबने सपोर्ट किया। तो सर ने भी काफ़ी हेल्प की, और वो जो स्टोरी शेयर किया करते थे क्लास में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती थी। जब वो बचपन में थे तो वो बड़े शरारती थे, और वो पेड़ से सब बच्चों को गिराया करते थे पानी में। तो वो सारी चीज़ें। और एक बार की बात है जब क्लास में एक चूहा घुस गया था, तो सर ने उसको भगाया था। वो भी काफ़ी याद करने वाली। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जो मतलब बहुत सारी मेमोरीज हैं जो साथ लेके जा रहे हैं हम, और जो बहुत मिस करने वाले हैं अपने कॉलेज लाइफ में। और सृष्टि, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जहाँ तक हमने ऑब्जर्व किया आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं आचार्य इंस्टीट्यूट से और संदीप सर से भी, तो कोई एक आखिरी ऐसा मैसेज जो आप संदीप सर को देना चाहें आज इस प्लेटफॉर्म से? 2.5 साल बाद आप जा रहे हैं आचार्य से दोबारा, शायद आप आई होप कि आप फिर मिलेंगे, बट स्टिल कोई बात अगर आप ऐसी रह गई हो जो आपकी माइंड में, जो आप कभी बोल ना पाए हो, तो आज इस मीडियम से आप बोलना चाहें। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी संदीप सर और आचार्य इंस्टीट्यूट को, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट रहा है और रिज़ल्ट के साथ साथ मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए उसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक संदीप सर, क्योंकि 2 साल में मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए और उसका तो 100% क्रेडिट मैं सर को ही देती हूँ। और उसके अलावा आचार्य इंस्टीट्यूट में बहुत सारी मेमोरीज भी है फ्रेंड्स में, और मतलब फ्रेंड्स के साथ, और क्लासरूम में हमारे जो टीचर्स के साथ इंटरेक्शंस थे, और उसके अलावा जो स्टाफ है और वो जो प्लेस है, क्योंकि हम वहाँ पे 12-13 घंटे डेली रहते हैं, तो वहाँ से हमारी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी है सबसे, तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रहा है। और स्पेशली अगर अटैचमेंट की मैं बात करूँ तो सर से एक्चुअली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। और बाकी तो थैंक यू सो मच सृष्टि और गुंजन, आप लोगों ने ना सिर्फ अपने आप को, अपनी फैमिली को या अपने टीचर्स को प्राउड किया, बल्कि पूरे बिलासपुर शहर को आप लोगों ने प्राउड फील कराया है। स्टेट टॉपर है आप, और थैंक यू सो मच संदीप सर, आपने बिलासपुर को आचार्य जैसा प्लेटफॉर्म दिया जो यहाँ के स्टूडेंट्स के ना सिर्फ पोटेंशियल को पहचानता है बल्कि उनको उनके पोटेंशियल से ज़्यादा डिलीवर करने में हेल्प करता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।